हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मिस्टर यूपीएससी फॉर हिंदी मीडियम। अब आपको नोट्स के लिए स्पेशली फॉर इकोनॉमी इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा नोट जो है 1-2 साल की मेहनत के बाद बनाया गया है। और ये नोट मतलब इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतने ज़्यादा कंपाइलेशन के साथ मैंने यहाँ पर नोट बनाया है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और इस साल मैं प्रीलिम्स देने वाला हूँ। तो आई होप कि यार मेरे नोट आपको भी मदद करे, क्योंकि आप भी नोट बना सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि अभी बहुत कम समय है फॉर प्रीलिम्स, तो आप अगर चाहो तो ये मेरे नोट यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं फॉर माई हैंड राइटिंग, क्योंकि 1-2 साल पहले के नोट है, तो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है नहीं, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है कि समझ में ना आए। तो चाहो तो आप एक बार अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हो। बाकी कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जितनी भी ज़रूरत है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, उतना यहाँ पर है। फालतू की चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कि मनी क्या है। ओके, मनी क्या है। अब उसमें मनी क्या है, मनी के टाइप क्या है, जिसमें फिएट मनी क्या है, नॉन लीगल टेंडर क्या है, नॉन लीगल टेंडर क्या है, प्लास्टिक मनी क्या है। ओके, मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई का पार्ट कौन है और कौन नहीं है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्या है, फिर लिक्विडिटी क्या चीज़ है, M0 क्या चीज़ है, M1 M2 M3 M4 ये क्या सब चीज़ है। ओके, मनी मल्टीप्लायर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। तो मतलब मनी के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर है यार, इट इज़ इनफ। इसके मतलब शायद इसके बाद आपको कुछ और मनी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अपन हर टॉपिक के लिए बनाएंगे। मतलब पूरा सिलेबस अपन कवर करेंगे। आज हम लिखने वाले हैं जैसे मनी। तो आप मेरे को बात बताओ कि क्या आपको पता है कि नोट्स कौन छापता है, कॉइन्स कौन छापता है, और ये जो है कि अच्छा नोट्स आप बोलोगे कि आरबीआई नोट्स छापती है। तो आप अब बताओ कि यार क्या आरबीआई ऑल नोट्स छापती है। आंसर विल बी नो। आरबीआई नोट्स ऑल नोट्स नहीं छापती। तो एमसीक्यू में आ गया कि ऑल नोट्स, ऐसे तो नहीं पूछता, लेकिन आ गया खराब किस्मत की वजह से। तो ऑल नोट्स तो आंसर भी नोट। क्यों? क्योंकि 1 रुपये की नोट को छोड़कर आरबीआई सभी प्रकार के नोट छापती है। अच्छा, आरबीआई को ऐसा करने के लिए कोई एक्ट होगा जो पावर देता होगा। तो यस, आरबीआई एक्ट इम्पावर टू द आरबीआई फॉर वॉट, नोट्स छापने के लिए। ओके, अच्छा कॉइनेज एक्ट, ऐसे ही कॉइनेज एक्ट पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर सिक्के बनाने के लिए। ओके, सॉरी। ओके, अच्छा अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आरबीआई 1 रुपये की नोट को नहीं छापती है। तो 1 रुपये की नोट को कौन छापता है? 1 रुपये की नोट को छापता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उसके अंडर कौन? मिनिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी। यहाँ पर वो बोल देगा कि फाइनेंस मिनिस्टर, बट नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, और देखो कि मनी के टाइप्स देखो। मनी के टाइप्स क्या है? यहाँ पर देखो फिएट मनी और लीगल टेंडर क्या है। फिएट मनी और लीगल टेंडर दोनों में ही गवर्नमेंट के साइन किए गए नोट्स काउंट होते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या होते हैं? फिएट मनी ऐसी मनी है जो जिसको अपन स्वीकार करने से मना कर सकते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो अनिवार्य होता है स्वीकार करने के लिए। जैसे यहाँ पर 100 की नोट नहीं है, 1000 की नोट है, तो इसको अपन एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। ओके, तो वो फिएट मनी है। लेकिन लीगल टेंडर में ऐसा नहीं होता। लीगल टेंडर में जैसे 100 की नोट, उसको अपन एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। बट अगर चेक को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। तो क्या वो लीगल टेंडर होगा? नहीं, वो लीगल टेंडर नहीं होगा। ये क्या है? नॉन लीगल टेंडर है। चेक एंड डिमांड ऑफ, जैसे क्रिप्टो करेंसी, ये क्या है? सब नॉन लीगल टेंडर है। क्यों? क्यों नॉन लीगल टेंडर है? क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने में ऑप्शन दिया जाता है। मतलब उसको एक्सेप्ट करने में ऑप्शन है हमारे पास, स्वीकारना या नहीं स्वीकारना। इसको इसलिए बोला जाता है ऑप्शनल मनी। ओके, अच्छा प्लास्टिक मनी क्या है? सब नॉर्मल है। प्लास्टिक मनी क्या है? यार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए प्लास्टिक मनी है। ऐसे याद रखो। ओके, देखो मनी सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई क्या है? ओके, मनी सप्लाई क्या है? ओके, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या है? अच्छा, मनी सप्लाई समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी को मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी में कौन सी जो मनी है वो काउंट होगी। तो टोटल स्टॉक ऑफ जो मनी है उसमें 3 तरीके से पैसे काउंट किए जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से पैसे? एक तो पब्लिक के पास जो पैसे है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो पैसे हो, प्लस आरबीआई के पास जो पैसे हो, ये तीनों को अपन काउंट करते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ओके, मनी का टोटल स्टॉक। अच्छा, लेकिन आप बोलोगे कि हम पढ़ रहे थे मनी सप्लाई और आप बोल रहे हो टोटल स्टॉक ऑफ मनी, क्योंकि टोटल स्टॉक ऑफ मनी का कनेक्शन मनी सप्लाई से है। कैसे? टोटल स्टॉक ऑफ मनी में ये जो पब्लिक के पास मनी है, उसमें से भी पब्लिक के पास एक तरीके से थोड़ी पैसे हो सकते हैं। पब्लिक के पास भी तो कई प्रकार से पैसे हो सकते हैं। जैसे वो जो खर्च करने के लिए रखते हैं वो, प्लस डिपॉजिट के फॉर्म में जो पैसा है। अब डिपॉजिट में भी दोनों डिपॉजिट, बैंक में जो डिपॉजिट कराए वो, और पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट कराए, वो दोनों ही काउंट होते हैं किसमें? मनी सप्लाई में। ये क्या है? मनी सप्लाई। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि भाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्या है? उसमें जैसे पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई, तीनों के पास जो पैसे उसको हम बोलते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। उसमें से पब्लिक के पास जो पैसे, वो भी 3 तरीके से है। डिपॉजिट के फॉर्म में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो चाहे वो बैंक में, और खर्च के लिए जो उनके हाथों में हो वो मनी। ओके, तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी में से पब्लिक के पास जो डिपॉजिट प्लस
खर्च करने के लिए जो पैसे होते हैं उसको ही हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज नथिंग। अब देखते हैं कि मनी सप्लाई तो देख लिया, लेकिन कल को आ गया कि मनी सप्लाई का कौन पार्ट है और कौन पार्ट नहीं है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि ये तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी का पार्ट है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो पैसे और आरबीआई के पास जो पैसे है वो तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी का पार्ट है। लेकिन क्या वो पार्ट है मनी सप्लाई का? नहीं, इसमें से ये ही सिर्फ मनी सप्लाई का पार्ट है, तो ये दो तो नहीं पार्ट है। अब देखो बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ओके, क्या इसमें मैंने कभी कहाँ भी लिखा है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई? नो। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, यार बैंक दूसरी बैंक को जब ट्रेडिंग के लिए या फिर कुछ एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, ट्रांसफ़र करता है, तो ये भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। मनी सप्लाई का पार्ट सिर्फ डिपॉजिट, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो पोस्ट पे हो, प्लस खर्च करने के लिए जो पब्लिक अपने पास पैसे रखती है वही काउंट होता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया व्हाट इज मनी सप्लाई। ओके, यार क्या हो रहा है? ओके, अब देखते हैं व्हाट इज़ M0, व्हाट इज़ M0, व्हाट इज़ M1, M2, M3, M4। अब ये देख के थोड़ा सा लग रहा है कि क्या है, लेकिन कुछ नहीं है। M0 क्या है? सिंपल से जैसे मैं समझता हूँ कि M0 क्या होता है। आरबीआई जो पैसे छापती है उसको अपन M0 नॉर्मल भाषा में समझते हैं। ओके, अच्छा, इसको हम बोलते हैं हाई पावर मनी। क्यों? उसके पीछे कुछ रीज़न होगा यार, ऐसा गोखना नहीं होता है, रीज़न होता है। हाई पावर मनी क्यों? इसको क्यों नहीं यहाँ पर हाई पावर मनी बोलते हैं, इसको ही क्यों? तो इसीलिए क्योंकि M0 क्या क्या है, बैंक आरबीआई जो छापती है पैसा उसको हम M0 बोलते हैं। तो ये सभी मतलब मनी है मार्केट में। जब आरबीआई जब पैसे छापेगी तभी तो वही तो पैसे मार्केट में घूमेंगे, तभी तो होगा सर्कुलेशन। ओके, तो इसीलिए M0 इज़ अ बेस ऑफ ऑल मनी, तो इसीलिए M0 को हम बोलते हैं हाई पावर मनी। ओके, हाई पावर मनी। ओके, तो क्या, जैसे मैंने कहा कि आरबीआई इसको छापती है, तो क्या आरबीआई की लायबिलिटी नहीं है? अच्छा, अब आप बोलोगे लायबिलिटी और एसेट क्या चीज़ है। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझो कि हम जो पैसे पैसे डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, वो पैसे हमारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो एसेट का कनेक्शन ऐसे याद रखो कि प्रॉफिट से, और लायबिलिटी का कनेक्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जो पैसे मतलब डिपॉजिट कराए वो क्या है, हमारे लिए एसेट है, और बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ समय के बाद हमें वो इंटरेस्ट के साथ लौटाने के लिए। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज एसेट एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्योंकि आरबीआई छाप रही है पैसे, इसलिए M0 का कनेक्शन आरबीआई से है, इसलिए किसकी लायबिलिटी? आरबीआई की लायबिलिटी है। ओके, अच्छा, लेकिन व्हाट इज M0, ये तो बताओ M0 क्या है। M0 इज नथिंग बट मार्केट में यानी सर्कुलेशन में जो पैसा है वो, प्लस आरबीआई में रखा डिपॉजिट, दो चीज़ों को बोलते हैं M0। ओके, M0 समझ लिया। अब देखो M1 क्या है। M1 कुछ नहीं है, हमारे पास जो थोड़ा सा स्मार्ट कर दो। अच्छा, M1 क्या है? पब्लिक के पास प्लस कासा। क्या कासा क्या चीज़ है यार? कासा कुछ नहीं है, करंट एंड सेविंग अकाउंट, इसको हम बोलते हैं कासा। मतलब ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि हम जो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उसमें दो तरह की डिपॉजिट होती है, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे एफडी, कुछ समय के बाद अपन को पैसे निकालना होता है। और डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि यार कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कासा, करंट एंड सेविंग अकाउंट, दोनों क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट है। तो इस डिमांड डिपॉजिट को अपन कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस डिमांड डिपॉजिट प्लस पब्लिक के पास जो पैसा है, ओके, डिमांड डिपॉजिट या कह लो कासा, और पब्लिक के पास जो पैसा है उसको हम बोलते हैं M1। अब ये M1 जो है वो सभी का बेस है। क्यों? क्योंकि M1 की मदद से हम M2, M3, M4 समझेंगे। तो इसलिए M1 समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब इस M1 में तो हमने देख लिया क्या है, लेकिन M1 में अगर हम जोड़ दे पोस्ट ऑफिस की ओनली सेविंग, तो इट विल बिकम M2। और इसी M1 में अगर हम जोड़ दे टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, हमने जो डिमांड डिपॉजिट तो यहाँ पर काउंट की थी, यहाँ पर तो हमने डिमांड डिपॉजिट तो यहाँ पर हमने काउंट कर ली थी। अगर उसमें अपन और एक चीज़ जोड़ते हैं, टाइम डिपॉजिट, जैसे एफडी होती है ना उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, तो वो भी जोड़ते हैं, तो इट विल बिकम M3। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की कि इसको हमने बैंक की लायबिलिटी क्यों कहा है। यार देखो, दो प्रकार की तो डिपॉजिट थी, टाइम एंड डिमांड। अब यहाँ पर एक यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट आ गई और यहाँ पर टाइम डिपॉजिट आ गई, तो डोंट यू थिंक यार बैंक की तो दोनों प्रकार की डिपॉजिट आएगी, आ गई, तो ये बैंक की लायबिलिटी हो गई। ओके, देयर इज M0 का कनेक्शन किससे था? आरबीआई से। M3 का कनेक्शन बैंक से। क्यों है? क्योंकि दोनों प्रकार की डिपॉजिट यहाँ पर काउंट हो जाती है। अच्छा, क्या था? पब्लिक प्लस कासा प्लस टाइम डिपॉजिट बिकम M3। अच्छा, अगर इसमें और एक चीज़ जोड़ते हैं, पोस्ट ऑफिस की टोटल, नोट करना, टोटल टोटल, यहाँ पर थी ओनली सेविंग, यहाँ पर टोटल मतलब हम काउंट कर ले तो इट विल बिकम M4। एक और बार देखो। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद तो इट विल बिकम केक वर्क फॉर एवरीवन। तो देखो M1 क्या है, हमारे पास जो पैसे है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट या कासा के फॉर्म में हमारे, जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं वो पैसे यार, इसके रूप में जो पैसे है उसको हम बोलते हैं M1, पब्लिक प्लस कासा। अच्छा, उसमें अगर अपन पोस्ट ऑफिस की ओनली सेविंग जोड़ दे तो इट विल बिकम M2। अगर M1 में अपन टाइम डिपॉजिट, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट भी तो पहले से ही है, लेकिन अगर इसमें अपन टाइम डिपॉजिट भी जोड़ते हैं तो इट विल बिकम M3। क्योंकि दोनों प्रकार की डिपॉजिट है, इसलिए इट इज़ बिकम
व्हाट, बैंक की लायबिलिटी। ओके, अच्छा, अब ये पब्लिक प्लस कासा प्लस टाइम डिपॉजिट, और एक चीज़ हमें उसमें जोड़नी है, दैट इज पोस्ट ऑफिस की टोटल। ओके, दैट विल बिकम M4। अच्छा, अब देखो कि यार लायबिलिटी क्या है, सीधा समझो लायबिलिटी का कनेक्शन है, इसको हम तरलता बोलते हैं। कि पैसों को हम कितने फास्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट पैसों को बट किसी चीज़ को हम कितनी फास्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन मनी। ओके, जैसे एक तरफ है गोल्ड और एक तरफ है ये अपना FD। तो गोल्ड को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेच के मनी में, और उसको यूज़ कर सकते हैं अपन मनी को, लेकिन FD को क्या अपन यूज़ कर सकते हैं कभी भी? नो, आंसर भी नो। क्यों? क्योंकि FD को कुछ समय सीमा होती है, कुछ समय के बाद ही अपन उसको निकाल सकते हैं उस पैसे को। तो इसमें से लिक्विडिटी या तरलता किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, गोल्ड की या फिर FD की? आंसर विल बी गोल्ड। ओके, तो यहाँ पर तो गोल्ड और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, M1 M2 M3 M4 MN M0। तो क्योंकि ये बेस है इसलिए लिक्विडिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी है, M0 की, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मनी है ना यार, M0 में तो सिर्फ मनी है, चाहे वो सर्कुलेशन में घूम रहा हो या RBI का डिपॉजिट हो। ओके, तो इसलिए M0 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला पैसा है। बट M4 कैसा है, नहीं, क्यों नहीं है वो हमें नहीं देखना है, डीप मत जाओ, लेकिन क्योंकि ये तो लाइन में है इसलिए याद रखना इतना सिंपल है। कैसे जाएगी लिक्विडिटी में, M0 M1 M2 M3 M4। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ होगा, तो M4 to M0 ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। क्यों? देखो, अब देखो, इसमें सिर्फ ये है, इसमें सिर्फ ये है, ये दो है, इसमें सिर्फ ये दो है, लेकिन इसमें ये तीनों चीज़ें हैं। ओके, इसलिए M4 to M0 ऐसे जाएगा जब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में होगा, मतलब ओके क्वांटिटी किस में होगी सबसे ज़्यादा। अच्छा, देख लिया यहाँ पर हाई पावर मनी लिएबिलिटी है RBI की, ये लिएबिलिटी है बैंक की। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो देखो कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। अरे यार, मनी मल्टीप्लायर क्या है? अच्छा, मनी मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि यार मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि जेठालाल के पास मानो 100 रुपये है। ओके, अब वो क्या कर रहा है ना कि बैंक में जाकर डिपॉजिट करा रहा है। ओके, बैंक में जाकर क्या कर रहा है, डिपॉजिट करा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, रिजर्व मनी। ये क्या है रिजर्व मनी? अब मेरे को बात बताओ, क्या जेठालाल ने यहाँ पर जो 100 रुपये डिपॉजिट कराया है बैंक को, क्या सभी पैसे लोन में देने हैं? आंसर भी नो। RBI कहती है बैंक को कि यार आप कुछ पैसे जो है इमरजेंसी की कंडीशन से बचने के लिए क्या करो, अपने पास सेव करके रखो। और इसी को हम बोलते हैं, जो बैंक को सेव करके रखना होता है डिपॉजिट का कुछ पार्ट। ओके, उसको हम बोलते हैं CRR और SLR। आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझ लो कि CRR और SLR क्या है। हमने जो बैंक में डिपॉजिट कराया है उसका सारा पैसा, सारा डिपॉजिट लोन में ना घुमाते हुए कुछ परसेंटेज, जैसे 4% होता है CRR, कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना होता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व मनी या CRR और SLR। तो जैसे यहाँ पर 100 रुपये बैंक जेठालाल ने डिपॉजिट कराया, बैंक ने 10 रुपये अपने पास रखे और 90 रुपये लोन में सुंदर को दे दिए। ओके, अब देखो कि यहाँ पर तो समझना है ना कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। ओके, मनी मल्टीप्लायर क्या है यार, कि जेठालाल अब यहाँ पर 100 रुपये डिपॉजिट कराएगा और ये 90 रुपये लोन में देगी बैंक सुंदर को। लेकिन अब कोई फ्री में थोड़ी लोन देगा यार, इंटरेस्ट देगा सुंदर, इंटरेस्ट देगा। अच्छा, इंटरेस्ट देगा, तो मानो यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है 10 रुपीज़, और बैंक भी जेठालाल को इंटरेस्ट देगी। ओके, जेठालाल को बैंक भी इंटरेस्ट देगी, कितना दे रही है, मानो यहाँ पर 5 रुपीज़, क्योंकि 5 रुपीज़ तो बैंक को भी अपने पास रखना होता है ना प्रॉफिट के रूप में। सुंदर ने दिए 10 रुपीज़ और बैंक ने जेठालाल को दिए 5 रुपीज़। ओके, तो ये जो मतलब आपको नहीं लगता कि पैसे बढ़े, यहाँ पर 10 रुपीज़ थे, यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़ थे, अब यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर 10 इंटरेस्ट में, यहाँ पर 5 इंटरेस्ट में 115 हो गया। ओके, क्यों हो गया? क्योंकि पैसा घूमा, मनी, पैसा घूमा, मनी का सप्लाई हुआ, इसलिए मनी मल्टीप्लायर बढ़ा। ओके, पहले सिर्फ मनी था 100 रुपये, मनी मल्टीप्लाई होते होते बन गया 115 रुपये। ओके, इसको अपन बोलते हैं मनी सप्लाई। जैसे ये एग्जाम्पल में तो ऐसा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में पूरी मार्केट बनी होती है यार, उसमें तो मनी सप्लाई और फास्टली होता है। ओके, और बड़ी क्वान्टिटी में होता है। ओके, तो जैसे हमने देखा कि रिजर्व मनी जो बैंक को अपने पास सेव करने रखना पड़ता है, वो क्या मनी मल्टीप्लायर से ज़्यादा होगा क्या कम होगा? नहीं, ऑलवेज विल बी कम, रिजर्व मनी कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल में लिखा है सिर्फ यहाँ पर 10 रुपये है और यहाँ पर 90 रुपये लोन में दे रखा है, तो रिजर्व मनी ऑलवेज विल बी लेस देन वॉट, मनी मल्टीप्लायर। ओके, अब देखो मनी सप्लाई से क्या ज़्यादा होगा, सॉरी क्या हो रहा है यार। ओके, क्या मनी सप्लाई मनी मल्टीप्लायर से बड़ा होगा या छोटा? आंसर विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि यार मनी का सप्लाई होगा तभी तो मनी मल्टीप्लायर होगा। अगर इस केस में जेठालाल यहाँ पर 100 रुपये डिपॉजिट ही नहीं कराएगा तो ये सब होता ही नहीं ना, ये सब तो होता ही नहीं ना। इसलिए मनी सप्लाई का कनेक्शन मनी मल्टीप्लायर से। ओके, और मनी मल्टीप्लायर ऑलवेज विल ग्रेटर देन 1। ओके, आई होप यू गाइस, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? दिस इज RBI, दिस इज ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दिस इज RBI, मतलब ये RBI है और ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, RBI के अंतर्गत ये कमेटी है। ओके, तो इसलिए ये RBI एक्ट के अंतर्गत काम करती है।
यार कोई भी कमेटी है उसको कुछ अगर कार्य करना है तो उसके लिए कोई एक्ट होता है जो उसको पावर देता है। तो यहाँ पर कौन पावर देता है? आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, हमने देख लिया कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और उसको पावर कौन देता है। अब देखते हैं कि सदस्य क्या कितने होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। यहाँ पर डीप में है बने देखते हैं, लेकिन टोटल अभी याद रखो कि 6 मेंबर्स होते हैं। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका कार्य क्या है, मेन उसका जो फंक्शन है वो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जो मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करती है? सीआरआर और एसआर, बैंक को जो अपने पास कुछ पैसे बचा के रखना है उस फॉर्म में, तो नहीं, आंसर भी नो, ये तो आरबीआई का काम है। तो फिर इसका काम है रेपो रेट सेट करना। अब और कॉन्सेप्ट देखो कि ये भाई रेपो रेट क्या है। रेपो रेट कुछ नहीं है, क्या होता है ना कि यार आरबीआई बैंक को जो लोन देती है ना, तो बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है आरबीआई को। अब बात यह है कि इंटरेस्ट कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा? यही तो डिसाइड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्यों? क्योंकि इसको अपन बोलते हैं रेपो रेट। इंटरेस्ट कितना होगा और इस इंटरेस्ट को सेट करती है कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसी इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का और एक दूसरा नाम है पॉलिसी रेट, इसलिए कंफ्यूजन कभी मत रखना अपने मन में कि रेपो रेट और पॉलिसी रेट इज डिफरेंट। नहीं, एक ही है। ओके, क्या है? बैंक को इंटरेस्ट कितना देना है आरबीआई को, उस परसेंटेज को ही अपन बोलते हैं रेपो रेट। कौन सेट करता है? ये कमेटी। ओके, अब देखो कि मेन बात तो यहाँ कि आरबीआई के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा। आरबीआई के लिए ये बाध्य होता है। ओके, अच्छा, कितने टाइम? 4 टाइम के लिए मिलती है कमेटी इन ईयर। एक मतलब एक साल में कम से कम तो 4 टाइम के लिए तो मिलती है। ओके, अब देखो कि ये सदस्य क्या है, इसके मेंबर्स कौन है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल देगा ना कि यार कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें ओनली आरबीआई के मेंबर्स होते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं प्लस 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो आरबीआई के भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी होते हैं, इसलिए ओनली वाले सबसे ज़्यादा गलत होता है। ओके, तो आरबीआई के है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड है। लेकिन आरबीआई में भी कौन? सॉरी, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर एंड एक ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पर एंड करते हैं अपना लेक्चर। और ऐसे ही अपन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन विद प्रैक्टिस इट विल बिकम कंफर्टेबल फॉर मी टू। ओके, लेकिन थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश भी निकल जाती है, इसलिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। ओके, लेकिन कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगी। ओके, सो या बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।